सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र ऊष्मागतिकी के चैप्टर गैसों के द्रवण लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज में आपका स्वागत है। आज इस चैप्टर की शुरुआत है। इस चैप्टर में हम जूल का प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे, साथ ही व्युत्क्रमण ताप के बारे में चर्चा करेंगे। तो जूल का प्रसार शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी परिभाषा है आंतरिक कार्य की, उसके बारे में चर्चा करते हैं पहले कि ऊष्मागतिकी में आंतरिक कार्य क्या होता है। तो ऊष्मागतिकी में जब किसी निकाय का एक भाग दूसरे भाग पर कार्य करता है तो किए गए कार्य को आंतरिक कार्य कहते हैं। अर्थात निकाय का एक भाग ही दूसरे भाग पर कार्य करता है, बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं आंतरिक कार्य। जैसे किसी भी वास्तविक गैस के अणुओं के बीच आकर्षण होता है, अतः जब कोई गैस फैलती है तो गैस के अणु एक दूसरे से दूर हटते हैं तथा उनके पारस्परिक आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। एकांक द्रव्यमान की किसी वास्तविक गैस के आयतन में अनंत सूक्ष्म यानी बहुत ही कम प्रसार, बहुत ही अल्प प्रसार dV यदि किया जाता है तो इस प्रसार के लिए किया गया आंतरिक कार्य जो होगा वो कार्य dW होगा, और यह आंतरिक कार्य dW बराबर आंतरिक दाब गुणा आयतन में परिवर्तन के बराबर होगा। और वास्तविक गैस के आयतन में का जो आंतरिक दाब है वह आपका A/V² है, तो आयतन में परिवर्तन dV है। इस प्रकार किया गया कार्य dW जो हो जाएगा वो आ जाएगा A/V² गुणा dV। अब हम इस गैस का जो आयतन में परिवर्तन कर रहे हैं ये dV, ये परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? ये परिवर्तन हो रहा है V1 से V2। तो किया गया कुल कार्य जो होगा वो इसके समाकलन से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका समाकलन करने के लिए हमने समाकलन की लिमिट ले ली है V1 से V2 A/V² dV। तो किया गया कार्य W जो आ गया इंटीग्रेशन V1 से V2 A/V² dV। A बाहर आ जाएगा, समाकलन कर लेंगे, सामान्य समाकलन है, आसान समाकलन है। तो 1/V1 माइनस A/V1 माइनस A/V2 आपको मान मिल जाएगा किए गए कार्य W का। सामान्य समाकलन है ये। तो ये आपके आंतरिक किसी भी निकाय में किया गया आंतरिक कार्य W जो है उसका मान हमें मिल गया है। अब अपन चलते हैं जूल के प्रयोग में। तो जूल के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा U जो है, यह आंतरिक ऊर्जा उस गैस के आयतन V पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात del U/del एट कॉन्स्टेंट T = 0। इसका मतलब है कि नियत ताप पर आंतरिक ऊर्जा में आयतन के सापेक्ष जो परिवर्तन है वह परिवर्तन शून्य है। del U जो है वो आयतन में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, del V जो है वो आयतन में परिवर्तन है, और T जो है वो नियत ताप है। यानी नियत ताप पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो आयतन के सापेक्ष परिवर्तन शून्य है। इस नियम का पालन केवल आदर्श गैस ही करती है। इस जूल के नियम का जो पालन है वो केवल आदर्श गैस करती है। जूल के अनुसार गैस के प्रसार में 6 ऊष्मा, यानी कि जूल के प्रसार गैस के प्रसार में जो ऊष्मा का क्षय होता है, ऊष्मा में जो कमी आती है वह कमी गैस पर अथवा गैस द्वारा किए गए बाह्य कार्य के बराबर होती है। एवं यह केवल तभी संभव होता है जब यह मान लिया जाए कि अणुओं के पारस्परिक आकर्षण के कारण कोई आंतरिक कार्य नहीं किया गया है। जूल ने इस अंतराण्विक आकर्षण का पता लगाने के लिए प्रयोग किए। इनमें से एक प्रयोग के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इसमें जूल ने 2 तांबे के बर्तन A व B लिए और इन बर्तनों को एक पाइप से जोड़ दिया। पाइप में एक स्टॉप कॉक सील लगा दिया। बर्तन A में 22 वायुमंडलीय दाब पर शुष्क गैस भरी थी, जबकि बर्तन B जो है वो आपका निर्वातित अवस्था में था।
दोनों बर्तन जल की न्यूनतम मात्रा में डूबे हुए थे एवं इस जल का जो ताप है वो ताप थर्मामीटर से मापा गया या पढ़ा गया। इसका जो चित्र है, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पात्र है, इसमें दो तांबे के बर्तन ए और बी है। इस बर्तन ए में आपका 22 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दाब है। ये जो पात्र बी है ये निर्वातित अवस्था में है। इन दोनों को हमने यहाँ इस कोक सी से जोड़ दिया है ताकि इस कोक को हम खोलने से इसकी गैस इसमें आ सके। यहाँ एक स्टैंड लगाया हुआ है। ये दोनों पात्रों को पानी के अंदर रखा गया है। इस पानी का ताप मापने के लिए यहाँ एक थर्मामीटर लगाया गया है। जो हमने पहले विस्तृत वर्णन पढ़ा है वही चित्र है, सामान्य चित्र है। तो चित्र में जूल प्रसार का उपकरण जो है वो प्रदर्शित है। जूल ने स्टॉपकॉक सी, ये जो स्टॉपकॉक है सी, इसको खोलकर ए की वायु को बी के निर्वात में शीघ्रता से प्रसारित किया। इसको जैसे खोलेंगे तो इसमें जो 22 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो गैस भरी हुई है वो शीघ्रता से मुक्त प्रसार के रूप में इस बी में आएगी। जब जल का विलोडन कर पुनः ताप लिया गया, जल का विलोडन यानी इस जल को हमने अच्छी तरह हिला दिया। हो सकता है जल की ताप में परिवर्तन हो और यहाँ रह जाए और ताप का अंतर हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, जल को पूरी अच्छी तरह विलोडित कर दिया। हालांकि ताप में परिवर्तन नहीं होता है लेकिन फिर भी हमने इसको विलोडित किया है। जब जल का विलोडन कर पुनः ताप लिया गया तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण है तो प्रसारित होते समय इस आकर्षण के विरुद्ध आंतरिक कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय होगी जिससे गैस का जो ताप है वो गिर जाएगा, परंतु जूल के प्रयोग में कोई ताप परिवर्तन नहीं देखा गया है। अतः जूल का यह प्रयोग अंतराण्विक बलों के अस्तित्व को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इस परिणाम से जूल का जो नियम है उस नियम को हम निम्न प्रकार व्युत्पन्न कर सकते हैं। अब हम अभी तक हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है। अब हम इसका गणितीय विश्लेषण या डेरिवेशन के बारे में देखेंगे कि सामान्य रूप से किसी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा U है वो ऊष्मागतिक चरों PVT, ऊष्मागतिक चर तीन होते हैं PVT, सामान्यतः तीन लेते हैं। P आपका दाब है, V आयतन है और T ताप है। तो तीन ऊष्मागतिक चर होते हैं PVT और इन पर आंतरिक ऊर्जा U निर्भर करती है। इनमें से हमने ये माना है कि आंतरिक ऊर्जा U जो है वो किन्हीं दो चरों पर निर्भर करती है और वो दो चर भी हमने मान लिया V और T, आयतन और ताप। तो आंतरिक ऊर्जा U जो है वो आयतन और ताप के फलन के रूप में हो जाएगी। तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है du वो हो जाएगा del U अपॉन del V T TV। इसका मतलब तो है कि आंतरिक ऊर्जा में पहले परिवर्तन हो रहा है आयतन के सापेक्ष जब ताप नियत है, और इसका मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है ताप के सापेक्ष। यहाँ जो है आपका आयतन नियत है, यहाँ ताप नियत है, आयतन के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। यहाँ आपका आयतन नियत है, ताप के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो ये समीकरण 1 हो गई। यदि मुक्त प्रसरण में कोई ताप परिवर्तन नहीं होता है तो ताप में परिवर्तन नहीं होगा तो dt का जो मान है वो आपका 0 आ जाएगा, dt बराबर 0। तो ये dt बराबर 0 हो जाएगा। अतः आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, 0। तो dt का मान 0 और du का मान 0, दोनों मान 0 होने पे ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो इस समीकरण 1 से हमें मिल गया 0 बराबर del U अपॉन del V T dV प्लस 0, इसका मान भी 0। इसको हल करेंगे तो dV का पक्षांतरण हो गया del U अपॉन del V एट T बराबर 0 मिल गया। यानी नियत ताप पर आयतन के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वह भी आपका 0 है और यही आपका जूल का नियम है। इस प्रकार जूल के प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि गैस के आंतरिक अणु आकर्षण, गैस के अणुओं में आंतरिक अणु आकर्षण नहीं होता है। किसी गैस की ऊर्जा जो है वो पूर्णतः गतिज ऊर्जा होती है जो केवल गैस के ताप पर निर्भर करती है, आयतन पर निर्भर नहीं करती है। इसके पश्चात आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है बॉयल ताप, बॉयल टेम्परेचर या बॉयल का ताप। तो
इसके लिए हम बॉयल के नियम को पहले ध्यान में करते हैं। बॉयल का नियम हमने पढ़ा था, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसे का नियम, अवोगाद्रो का नियम, ये 5-6 नियम एक साथ पढ़े थे। उनमें से अपन केवल बॉयल का नियम लेते हैं कि बॉयल के अनुसार स्थिर ताप पर किसी दी गई गैस के लिए दाब व आयतन का जो गुणनफल है वो सदैव नियतांक होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट। बॉयल का नियम स्टार्ट से मैं पढ़ा था, इसी बुक में भी स्टार्ट में पढ़ा था और हम कक्षा 11 से में भी पढ़ा था, वही है। तो बॉयल के अनुसार स्थिर ताप पर किसी दी गई गैस के लिए दाब व आयतन का जो गुणनफल है वो सदैव नियतांक रहता है, तो पीवी बराबर नियतांक है। और इसकी अवस्था समीकरण जब हम रखते हैं तो पीवी बराबर RT लिखते हैं, क्योंकि R तो कांस्टेंट है ही, ये R तो कांस्टेंट है ही, और ताप जब नियत कर दिया तो ये नियत हो गया, तो इन दोनों को नियतांक मान सकते हैं। तो पीवी बराबर RT इसकी अवस्था समीकरण है। लेकिन बॉयल का यह नियम आदर्श गैसों के लिए तो पूर्णतः सत्य होता है एवं आदर्श प्रतिबंध होता है आपका उच्च ताप और निम्न दाब। जब ताप उच्च हो और दाब निम्न हो तो आदर्श प्रतिबंध होता है। तो बॉयल का यह नियम जो है वो आदर्श गैसों के लिए तो पूर्णतः सत्य होता है एवं आदर्श प्रतिबंधों पर गैस द्वारा इसका पूर्णतः पालन किया जाता है। बॉयल के नियम का पूर्णतः पालन किया जाता है। लेकिन विभिन्न गैसों के लिए यह जो नियम है वो आपका पूर्णतः पालन नहीं होता है। विभिन्न गैसों के लिए बॉयल का नियम जो है वो पूर्णतः पालन नहीं होता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक कैमर्लिंग ओंस ने जो है वो एक अलग सूत्र दिया, और वो क्या सूत्र दिया, वो सूत्र आपका था PV बराबर A प्लस BP प्लस CP स्क्वायर प्लस DP क्यूब, यानी दाब के पदों में एक सूत्र दिया। क्योंकि बॉयल का नियम जो है वो आदर्श गैस के लिए लागू होता है, सभी गैसों के लिए लागू नहीं होता है। सभी गैसों के लिए आपके वैज्ञानिक कैमर्लिंग ने एक सूत्र दिया, वो सूत्र आपका है PV बराबर A प्लस BP प्लस CP स्क्वायर प्लस DP क्यूब समीकरण 1। यहाँ P जो है वो तो आपका दाब है, V जो है वो P दाब व स्थिर ताप पर मोलर आयतन है, ABCD जो है वो आपके नियतांक है। तो ये आपकी समीकरण 1 है। समीकरण 1 में जो ये गुणांक B है, ये गुणांक B महत्वपूर्ण है, बाकी का महत्व इसकी तुलना में काफ़ी कम है। तो अपन केवल इस B की बात करते हैं। समीकरण 1 में गुणांक B जो है वो विशेष महत्वपूर्ण है। निम्न ताप पर इसका जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है एवं ताप में वृद्धि के साथ इसके मान में भी वृद्धि होती है। पहले इसका मान शून्य होता है, नेगेटिव से पहले 0 पे आएगा फिर बढ़ेगा। जिस ताप पर B का मान शून्य हो जाता है, B बराबर 0, इस B का मान, जिस ताप पर B का मान नेगेटिव होता है, ताप बढ़ने पे बढ़ेगा, नेगेटिव जो बढ़ेगा तो शून्य हो जाएगा, शून्य के बाद आगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो जिस ताप पर इस B नियतांक B का मान शून्य हो जाता है वह ताप आपका बॉयल ताप कहलाता है। इस बॉयल ताप को हम TB, इस TB से प्रदर्शित करते हैं। बॉयल ताप TB पर यदि दाब उच्च हो तो सभी गैसें जो है वो बॉयल के नियम का पालन करती है। अब हम वान डेर वाल्स वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल्स गैस समीकरण काम में लेते हैं, जो P प्लस A/V स्क्वायर V माइनस B बराबर RT होती है। वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल्स गैस समीकरण है P प्लस A/V स्क्वायर V माइनस B बराबर RT। यहाँ A और B जो है वो वान डेर वाल्स नियतांक है, ये A और B वान डेर वाल्स नियतांक है, P दाब है, V आयतन है, R गैस नियतांक है, T ताप है। इस कोष्टक को हल कर लिया है, यहाँ पे ये कोष्टक हल हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इस PV को इधर रख लिया है, बाकी सारा जो मैटर है इस मैटर को इधर ट्रांसफ़र कर दिया है सामान्य गणितीय प्रक्रिया द्वारा। RT आपका इधर है, PB इधर पॉजिटिव हो गया, A/V नेगेटिव हो गया, AB/V स्क्वायर वापस पॉजिटिव हो गया। समीकरण नंबर 3। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT होती है, अभी अपने ऊपर भी पड़ी है। तो इस PV बराबर RT से अगर मैं 1/V का मान ज्ञात करूँ तो 1/V का जो मान है वो P/RT आ जाता है, P/RT आ जाता है। तो 1/V का जो मान है वो P/RT समीकरण 3 इस समीकरण में रखते हैं। यहाँ पे 1/V है, एक यहाँ पे 1/V स्क्वायर है, दोनों जगह रख देते हैं। ये आपका एजिटीज आ गया, ये एजिटीज आ गया, PB एजिटीज आ गया, A माइनस A तो पहले रखा है, 1/V की जगह आ गया P/RT। एजिटीज प्लस का AB तो आपका आ गया,
और 1/v² की जगह आ गया p² t²। अब इन दोनों में मैं p कॉमन ले लूँगा। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में p कॉमन ले रहा हूँ, तो PV बराबर RT प्लस P यहाँ कॉमन आ गया, B माइनस A/RT प्लस AB p²/r² t²। ये समीकरण 4 आ गई अपनी, और एक ये समीकरण 1 थी। इन दोनों समीकरणों की मैं तुलना करता हूँ। तो समीकरण 1 और 4 की तुलना करने पर A का मान जो है वो RT मिल गया, B का जो मान है B माइनस A/RT मिल गया, C का जो मान है वो ये मिल गया। ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है। लेकिन हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, B इम्पोर्टेंट है इसलिए केवल इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो मान है बॉयल ताप पर T बराबर TB होता है और B का मान 0 होता है, तो इसका मान हम 0 कर देंगे, क्योंकि बॉयल ताप पर कैपिटल B का जो मान है वो 0 है और ये जो है वो कैपिटल B के मान के बराबर है। तो B माइनस A/RT B बराबर 0 होगा। यहाँ B लगा दिया मैंने क्योंकि बॉयल ताप है, और इसको हल करेंगे तो TB का जो मान है वो आ गया A/RB, समीकरण 5। समीकरण 5 जो है वो वास्तविक गैस के लिए बॉयल ताप को प्रदर्शित करती है। विभिन्न गैसों के लिए बॉयल ताप का मान भी जो है वो आपका भिन्न भिन्न होता है। जब विभिन्न गैसों का ताप बॉयल ताप से कम है, T इज लेस देन TB, उस स्थिति में दाब में वृद्धि करने से पहले PB का मान घटता है। न्यूनतम होने के पश्चात एक विशिष्ट दाब और फिर दाब में वृद्धि करने के साथ इसका मान बढ़ता है। और जब आपके किसी गैस का जो ताप है वो बॉयल ताप से अधिक होता है तो P में वृद्धि करने पर पहले PB बढ़ता है, फिर अन्य परिवर्तन होता है। और तीसरा जो आपका है T बराबर TB पर, तो इसमें दाब की व्यापक प्रयास के लिए PB का जो मान है वो नियत रहता है। तो ये आज का आपका मैटर है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे व्युत्क्रमण ताप है, बॉयल ताप और व्युत्क्रमण ताप में संबंध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।